अस्सलाम वालेकुम। टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट 2021 में ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया, इस ऑर्डिनेंस के आने से पाकिस्तान में इस वक्त अक्रॉस द बोर्ड, चाहे आपका कॉर्पोरेट सेक्टर हो या आपकी अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर हो, बड़े मसाइल देखने में आ रहे हैं। बिलखुसूस जब हम मईशत की दस्तावेजी की बात करते हैं, बिजनेस रिकॉर्डर मईशत की दस्तावेजी की बात करता है, आज न्यूज इसको प्रमोट करता है, तो ऐसे में पाकिस्तान का जो वेल रेगुलेटेड, वेल टैक्स कंप्लाइंट और वेल रिपोर्टिंग सेक्टर जो कि हमारी कंपनीज हैं, उनके लिए बेशबहा प्रॉब्लम्स देखने में आ रहे हैं। इस पूरी सीरीज को हमने अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस किया। आज जरा रिकैप करेंगे कि इस हवाले से हमारे सनतकारों का क्या कहना है, स्पेशली जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए किस किस्म के पेचीदा मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं। जुबैर मोतीवाला साहब क्या कहते हैं, और साथ ही साथ आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस हुकूमत का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए था, मईशत की बहाली के लिए, तो आबाद का इस सिलसिले में क्या कहना है। मोहसिन शेखानी भी उनके क्या व्यूज इस हवाले से रहे, आइए देखते हैं। हमने कहा जो वर्ड अंडर फाइलर है इसको आप नॉन फाइलर में बदल दें, तो उन्होंने कहा जी इसको हम जो है ना ये नॉन फाइलर पे ही अप्लाई करेंगे या उन लोगों पर करेंगे जो रजिस्ट्रेशन करवा कर उसकी एडवांटेज लेते हैं। उनका कहना यह था कि जी जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं लेकिन इनकम जो दिखाते हैं और जितने इनके जो इससे इस रजिस्ट्रेशन होने से जो मराहत हासिल है वो सारी करते हैं, यानी वो क्षेत्र में रजिस्टर होकर क्षेत्र की एडजस्टमेंट लेते हैं, के बिलों पर इनकम टैक्स नहीं लगता उनको क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। उन लोगों को जो जीरो टैक्स की लाइबिलिटी भरते हैं उनके साथ हम जो है ये डील करना चाह रहे हैं। प्लस उन्होंने हमसे ये वादा किया है कि 90 डेज के अंदर वो हमसे मुलाकात करेंगे इस सिलसिले में भी, और हर महीने चेयरमैन FBR जो है वो कराची आएंगे और हमसे मिलेंगे, इसी तरह से सारे लोगों से मिलेंगे और इनके अंदर जो प्रॉब्लम्स होंगे। अब इसके अंदर 3 स्टेजेस उन्होंने नए डाले हैं जो कल हमसे उन्होंने एग्री किए हैं। वो ये है कि पहले 30 दिन का नोटिस देंगे, फिर किसी को आपने नोटिस दिया तो 30 दिन का नोटिस होगा, उस नोटिस के जवाब ना आने पर 15 दिन का एक और नोटिस होगा, फिर इसके बाद 15 दिन का एक और नोटिस होगा, फिर जो है ना थर्ड पार्टी इवेल्युएशन होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके एक जो है ना एक डिमांड क्रिएट की जाएगी। तो डिमांड जो है ना वो एसोसिएशन के थ्रू या चेंबर के थ्रू उसको उनको ये बताई जाएगी कि ये इतने लोग हैं जो टैक्स नहीं भर रहे हैं और इस तरह से इनके जो है ना इनके ऊपर ये वाजिबात हमारे हिसाब से निकलते हैं। उनसे यही बात की कि इसको आप इस तरह से एब्रप्टली अगर आप खत्म करके नया बनाना चाहेंगे ये नहीं होगा। आप इसकी रकम 2.5 लाख है तो बहुत ही कम है, इसको आपको बढ़ाना चाहिए और इसको फ्यूचर डेट्स के ऊपर ले जाना चाहिए और इसे इंसेंटिवाइज करके इंप्लीमेंट करना चाहिए, ना कि आप उसको जो है ना बोलेंगे जी आप ये डिजिटलाइज हो गया, आप ये 2.5 लाख से ऊपर वाले जो लोग हैं वो ये करेंगे, इससे तो सारा कारोबार रुक जाएगा। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर गौर करने की बात की है, फैसला कोई भी नहीं हुआ। गौर करने की बात की है। अच्छा, ये आप समझते हैं इसको पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए था, पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिबेट होती, स्टेक होल्डर्स से बात की जाती, मुंतखब नुमाइंदे इसके ऊपर करते हैं। पूरी दुनिया में हम कहते हैं कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये तो ऑर्डिनेंस की शक्ल में आ रही है सारी चीजें, तो ये सूरत-ए-हाल बेहतर होगी और गंभीर हो जाएगी। ये तो मैं आपको इमरान साहब आपको पता है मैं हर दफा ये बात करता हूं कि जब हमारे पास असेंबलियां मौजूद हैं, सेशन होती है, जब वो सेशन में नहीं उस वक्त आप ऑर्डिनेंस निकाल लेते हैं। उसूल तो ये बनता है कि पहले आप इसको डिबेट के लिए लेके आए असेंबली में, फिर इसको सेनेट में लेके जाएं, फिर कायमा कमेटियां हैं, फाइनेंस कमेटी है, कॉमर्स की कमेटी है, उसके साथ उसको डेलिब्रेशंस करके फिर इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। आप पहले ऑर्डिनेंस लगा के और फिर ऑर्डिनेंस जब आप लेके आते हैं ना, उस वक्त भी एक बात और हमने कही है जो हम हमेशा गवर्नमेंट को कहते हैं, आज आपके तवज्जो से मैं फिर कह देता हूँ कि देखिए जब तक आप स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर मुज़ाकरात कर उनकी राय लिए बगैर अगर आप कोई चीज ऑर्डिनेंस से इम्प्लीमेंट करते हैं या वैसे करते हैं तो कामयाब नहीं हो सकती। देखिए इम्प्लीमेंट करवाना अगर आप बाय फोर्स करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप देख लें रिटेल के ऊपर हमने क्या कर लिया और बहुत सारे ऐसी चीजें आप देखें जो हम जो है ना FBR नहीं कर सका, गवर्नमेंट नहीं कर सकती। होना ये चाहिए कि जो आप कोई चीज नई लेके आ रहे हैं, कोई नया कानून लेके आ रहे हैं, आपकी नजर में वो प्रोग्रेसिव है, प्रैग्मेटिक है, तो आप एक दफा चेंबर्स के साथ, एसोसिएशन के साथ, रिलेवेंट स्टेक होल्डर के साथ बैठकर उनकी एसोसिएशन, ताजरों की एसोसिएशन के साथ बैठकर FBR असेसमेंट कमेंट करें तो FBR क्या उसकी इतनी कैपेसिटी है
ये सबसे पहले बताइएगा, क्योंकि हर जगह पे हम देख रहे हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स, हर आपका दूसरा बिजनेस जो है विदहोल्डिंग एजेंट, और साथ ही साथ पूरा मुल्क जो है वो मुंशी बन जाएगा, सारे ताजिर और ये सब मुंशी बन जाएंगे। एफबीआर का काम तो फिर वो डायरेक्ट टैक्सेशन है ही नहीं। देखिए, बात यह है कि ये तो पहले से ही पता है कि दे कैन ओनली डू 3 to 4% का वो ऑडिट कर सकते हैं, 3 से 4%, इससे ऊपर नहीं। जबकि हमारे एसएससी जो हैं, जो हमारे रजिस्टर्ड लोग हैं, वो अपने जितने होने चाहिए उससे 10 गुना कम है। तो वो तो बिल्कुल सीधी सी बात है। लेकिन अब ये ऑर्डिनेंस के तहत जो लेके आए हैं, जो शौकत तरीन साहब बात कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं। यानी एफबीआर को कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल नहीं दे रहा कि एफबीआर इसके अंदर कोई किसी तरह का कोई ऐसा काम कर रहे जिससे रिश्वतों का बाजार गर्म हो। ये उन्होंने ये बात की है। लेकिन हमारी जो अभी डिबेट है ये चल रही है। इसके देखें, आपको एक बात मैं बता दूं कि जो ऑर्डिनेंस आया है वो जो इसकी जो शक्ल आज है उस शक्ल में तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता मेरी नाकिस राय के मुताबिक। और हमने उनको बताया कि देखिए इसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। आप ये देखें ना, सीएनआईसी की आप देखें, मैंने कल उनसे बात की कि जो आप 17% और 20% दो टैक्सेस लेते हैं सेल्स टैक्स के, आप अनरजिस्टर्ड से 20% लेते हैं। अब आप 3% क्या ले रहे हैं इमरान? 3% इज अ पेनल्टी टू रिमेन आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ सेल्स टैक्स। बिल्कुल ना जी, इसीलिए तो 3% आप दे रहे हैं। हाँ। अब अगर वो जो आदमी बाहर रहना चाह रहा है वो अपना शनाख्ती कार्ड क्यों देगा? सही बात है। शनाख्ती कार्ड की जो शर्त है, अगर आप 3% ले रहे हैं तो शनाख्ती कार्ड की शर्त तो फिर नहीं होनी चाहिए। तो ये या रजिस्टर्ड हो और या फिर शनाख्ती कार्ड हो, ये दोनों चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। हमने कल जो है बहुत ज्यादा उसके साथ डिस्कशन बहुत किए। लेकिन अब जो इस वक्त जो पोजीशन है ना, वो ये है कि किसी तरह से भी जो है ना हमने ये जो है ना सारे अहदाफ को पूरा कर, एक इलाइड इंडस्ट्री पूरी साथ में चलती है और पाकिस्तान में बड़ा इंसेंटिवाइज किया इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ने पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिवाइवल के हवाले से ये जो इस वक्त ऑर्डिनेंस की सूरत में नाफिज किए गए, और स्पेशली जब मैं बात कर रहा हूं कि 2.5 लाख से ऊपर की पेमेंट आप चेक के थ्रू नहीं कर सकेंगे, आप बाउंड हैं कि डिजिटल मोड में वो पेमेंट हो। तो टेक्निकली किस किस्म के इश्यूज जो है वो देखने में आ सकते हैं, या फिर हुकूमत की ड्राइव सही है? शेखानी साहब, मेरा ख्याल है कि एक दिन में जो चीजें हम फैसला कर देते हैं ना, मुश्किल हो जाती है। बेसिकली बाज़ जगहों पे बाज़ सेक्टर को तो नहीं आता, लेकिन एलाइड इंडस्ट्रीज को बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और पूरी एक्टिविटीज रुक जाती है। और बहुत सारे ऐसे हमारे पास सेक्टर्स होते हैं जो रेती वाले, बजरी वाले, ये सारी चीजें ऐसी होती है, वहां भी इश्यूज आ जाते हैं। तो हमें देखने की जरूरत है, कोई भी स्टेप जब भी हो, स्टेप बाय स्टेप चीजें लेके चले, और जो लोग हैं, स्टेक होल्डर है, उसके साथ बैठ के कम से कम चीजों को पे करने की जरूरत है। तो जहां पे जो प्रॉब्लम आ रहा है तो स्टेक होल्डर आपको बताएगा, ताकि बाद में आप लोगों को, गवर्नमेंट को कहीं परेशानी ना हो, पीछे हटना ना पड़े बार बार। गवर्नमेंट की तो चाहत ये होनी चाहिए कि बिजनेस कम्युनिटी को रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ जो कारोबार कर रहा है, जो टैक्स देना चाह रहा है, उसको लेके चले और मैक्सिमम ज्यादा लोगों को साथ, लोगों का जो फिगर्स है उसको ज्यादा बढ़ाए। और ये ऐसी चीज है कि लोग फिर भाग जाते हैं, लोगों को हम इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि लोग इन्वॉल्व नहीं होते। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। मैं काफी दिनों अभी तक तो मोहसिन साहब आप देखें ना, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्टर, फिर उसके बाद पूरी चेन जो है, होलसेलर, रिटेलर और फिर कंज्यूमर, ये जो चारों सेगमेंट हैं, इसमें हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा आपका कारोबार जो है वो कर्ज पर चलता है, क्रेडिट के ऊपर चलता है, और उसकी जमानत देते हैं पोस्ट डेटिंग अकाउंट पेज चेक्स। अब अगर, और हुकूमत ने इसको प्रमोट किया था बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए था, माली शमूलियत चाहिए थी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने। अब यकायक अगर बात की जा रही है डिजिटल मोड के लिए, तो कितने आप समझते हैं कि लोग तैयार होंगे इस पूरे सेगमेंट के अंदर कि डिजिटल पेमेंट्स की जा सके? मोहसिन साहब, अगेन आपकी तरफ। देखिए, बिल्कुल लोगों को तैयार नहीं है, लोगों को हमें तैयार करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन में कोई लोग तैयार नहीं हो जाएंगे। इनिशियली हमें स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, और जो तरीकेकार है, जहाँ क्रेडिट है वहां पे डेफिनेटली क्रेडिट है, वहां पे 6-6 महीने हमारी पेमेंटें होती रहती है। इसलिए हमें भी आगे पब्लिक से पैसे आ रहे होते हैं, एक साइकिल चल रहा होता है। अगर हम बिल्कुल इस तरह करेंगे, लेकिन हमने खुद, खैर बात जगहों पे तो हमने गवर्नमेंट को डिजिटलाइजेशन के लिए खुद कह रहे हैं, तो लेकिन इस वक्त इस स्टेज पे जो सारे इंपोर्टर,
सारे लोकल कंज्यूमर, तो मैं समझता हूँ तो परेशानी होगी, लोग इतने जल्दी अडॉप्ट नहीं कर सकते इसको, लोगों को बिठाना पड़ेगा, हमें सब लोगों को साथ बिठाना पड़ेगा और उनकी राय को मद्देनजर रखते हुए चीजों को आगे लेके चलना है, नहीं तो ये कारोबार रुक जाएंगे सारे, फिर प्रॉब्लम आएंगे। ये मुझे लगता है कोई एक सोची समझी स्कीम के तहत हम चीजों को अचानक इतना ब्रेकअप कर देते हैं और लोगों को एक बिल्कुल डिफरेंट उसमें ले जाते हैं। अभी वैसे ही कोविड के इश्यूज हमारे खत्म नहीं हुए, हमारी मार्केटें नहीं खुली, अभी वही जॉब क्रिएशन अभी तक नहीं हुआ, तो वो सारी चीजें अचानक बिल्कुल चेंजिंग पे आ जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त लोगों के साथ बैठ के उनके मशवरे से चीजों को आगे चलाया जाए। तो आपने देखा कि सनतकार क्या कहते हैं, जुबैर मोतीवाला ने क्या कहा और आबाद से मोहसिन शेखानी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। आगे भी बढ़ेंगे और आगे हम बात करेंगे जावेद बिलवानी जो कि टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से मजीद हमें बताएंगे कि ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक। आपने देखा कि टैक्स लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 इसमें कितनी पेचीदगियां इस वक्त सामने आ रही हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो कितना इससे मुतासिर हो सकता है। मजीद इसके ऊपर हमारे साथ जो प्रोग्राम में शरीक रहे जावेद बिलवानी, इंडस्ट्रीज को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, और आसिफ हारून जो कि पार्टनर हैं एफ फर्गूसन के, उनका क्या कहना है, क्योंकि ये पेचीदा मसाइल अब जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं वो अपने टैक्स कंसल्टेंट्स के साथ जब डिस्कस करें तो परेशानी और बढ़ रही है। क्या इन्होंने कहा, आइए देखते हैं। डिजिटल के अंदर पाकिस्तान में उधार माल बिकता है, उधार पे सारा बिजनेस होता है और लोग टैक्स नेट में नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, उनसे कैसे काम करेंगे, उनको वो कैश में देते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने जो टैक्स नेट बढ़ाने की बात तो हम सब करते थे हमेशा से, और हमारी डिमांड थी जो टैक्स नेट में लोग हैं कि साहब आप हमारी परसेंटेज बढ़ाते जा रहे हैं, हम पे बोझ बढ़ता जा रहा है और हमको सहूलियतें नहीं मिलती, आप टैक्स नेट को ब्रॉडनिंग करें ताकि परसेंटेज कम हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए, मगर गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेते ये तमाम स्टेक होल्डर्स को, उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग करके 15 दिन 20 दिन महीना इंतजार करके कोई चीज निकालते। देखो, डिजिटल पेमेंट बहुत अच्छी चीज है, बट हमारे मुल्क के अंदर वायबल इसलिए नहीं है कि हमारा टैक्स नेट ब्रॉडनिंग नहीं हुआ, टैक्स नेट में लोग नहीं आए, लोग सब सिस्टम में आएंगे, लोगों के बैंक अकाउंट होंगे, लोगों के एनटीएन होंगे, लोग एक्टिव टैक्स पेयर होंगे, ये सब चीजें होंगी तो ग्रेजुअली ये चीजें, मतलब ये आखिर में जो चीज करने वाली थी अब स्टार्ट तो नहीं कर सकते। अच्छा, अभी भी बिलवानी साहब, अभी भी चेक के थ्रू पेमेंट होती है या बैंक ड्राफ्ट होता है? पोस्टेड चेक्स है, बैंक ड्राफ्ट है, ये सारे भी इंस्ट्रूमेंट्स में तो हमारे बैंकिंग के है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन तो इसमें होती है। हम लोकल एलसी में भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोकल एलसी में भी करते हैं, मगर आप किस जगह किससे काम कर रहे हो? हम कैश में भी काम करते हैं, मजबूरी है। एक आदमी रजिस्टर्ड ही नहीं है, एक आदमी का कुछ भी नहीं है, उसको अब बोला बैंक अकाउंट भी नहीं है, उससे आप कैसे काम करोगे? कैश में लोगे माल। तो ये सब चीजें हैं, ऐसा नहीं है। अब हमारा एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में हमको कार्टन चाहिए होती है, थैलियां चाहिए होती है, ये बटन चाहिए होते हैं, कभी क्या चीज चाहिए होती है हमें नहीं मिलती है, मजबूरन कैश ले लेते हैं। एग्जैक्टली। हमारे कई हैंगर चाहिए, वो हैंगर वाला बोलता है भाई मैं तो नहीं हूँ, मेरे को तो कैश में दोगे तो मैं दूंगा, तो हम क्या करते हैं, हम कैश में खरीदते हैं। अच्छा, फिर दूसरा, चले आप बटन ले लें, हैंगर ले लें, आप बुकरम ले लें, आप ईच एंड एवरीथिंग ले लें, सुई धागा सब कुछ ले लें, तो इसका मतलब यह है कि आपके जितने भी वेंडर्स होंगे या जितने भी आपके सप्लायर्स होंगे, सबका बैंक के अंदर अकाउंट जो है वो लाजमी होगा। जाहिर कि ऑब्वियस डिजिटल पेमेंट तो उसी के ऊपर होगी ना। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमारे जो वेंडर्स हैं उसमें से 20-25-30% लोग जो है ना वो अकाउंट्स में आ गए हैं, क्योंकि हम माल नहीं खरीदते, हम खुद परेशान होते हैं, बोलते भी तो अकाउंट खोलिए कर, तो ग्रेजुअली आ रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम करने का इरादा किया है, बट आप ये जो चीजें हैं इसके अंदर देखो, आप सबसे पहले टैक्स नेट ब्रॉडनिंग करनी है हमें। अब ये लिखते हैं अंडर फाइलर, अंडर फाइलर से क्या मतलब है भाई? नॉन फाइलर या जीरो फाइलर, इसकी एक डेफिनेशन ही है। सर, ये तो बाबुओं के लिए बड़ा आसान हो जाएगा ना, किसी को भी अंडर फाइलर के खाते में डालना। तो वो तो जिसको चाहेगा अंडर फाइलर बना देगा। भाई मेरी बात सुनो, अगर देखो यूं नहीं है,
गवर्नमेंट ने अभी सेल टैक्स रिफंड के लिए बहुत मेहनत की हमारे साथ मिलके। हमको 1 साल बहुत तकलीफ हुई रिफंड में। हमारे कई एक्सपोर्टर बेचारे बंद हो गए, काम बंद कर दिया छोटे एक्सपोर्टरों ने। जब ये अशफाक साहब मेंबर IR बने, इन्होंने बहुत हमारे साथ मिलकर मेहनत की, ठीक है। और 6-8 महीने इनके आने के बाद लगे, और फिर आज हम सुकून में आए कि हमारे रिफंड आ जाते, हम डालते और रिफंड जो इन्होंने कहा था उस हिसाब से आते हैं। बट सिस्टम बनाने में टाइम लगा। बेसिकली जो अमेंडमेंट इन्होंने प्रपोज की है वो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर द रीजन दैट के अभी 2.5 महीने पहले ही फाइनेंस बजट, फेडरल बजट आया था, और उस वक्त इससे मुताबिक कोई भी ये इशू डिस्कस नहीं हुआ था। और सडनली जो है उसके पीछे कोई मुझे जहां तक नजर आ रहा है कि कोई इस पे जो है वो होमवर्क नहीं था, एंड दैट इज अपरेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट एज सून एज दिस अमेंडमेंट वाज अनाउंस्ड, FBR हैज टू इशू अ मोरेटोरियम फॉर द 40 days, एंड इन माय पर्सनल व्यू इट लुक्स दैट कि ये 40 days भी इनसफिशिएंट होंगे। अच्छा, ये इस अमेंडमेंट के हवाले से जरा सी एक चीज समझने की जरूरत है, वो ये कि ये कंपनीज के ऊपर उसकी एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर आई है। थोड़ी सी जो सरप्राइजिंग बात है वो ये कि जो लॉजिक दी गई है वो ये दी गई है कि जो पेमेंट्स हैं वो जिस तरह के जो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स बाजार में चल रहे होते हैं उसमें पेयर और पेई आइडेंटिफाई नहीं हो रहे होते। अब जो अमेंडमेंट जिस जगह पे लाई गई है उसमें ऑलरेडी इस अमेंडमेंट ने जिस अमेंडमेंट को रिप्लेस किया है उसमें पहले भी, इस अमेंडमेंट से पहले भी ये पाबंदी थी कंपनीज के ऊपर कि उनको वो खर्चा अलाउ नहीं होगा जब तक कि वो क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट से, यानी जो पेयर और पेई आइडेंटिफाइड ना हो। अच्छा। तो पहले भी ये लॉ था, और अभी भी इससे पर्पस जो अचीव करना चाह रहे हैं, सिवाय इसके कि एक बैंकिंग रिफॉर्म को टैक्स लॉ के थ्रू लेके आ रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर दैट द सब्सटेंशियल पर्पस वाज प्रीवियसली आल्सो सर्व्ड फॉर द रीजन दैट के पीछे भी इस अमेंडमेंट से पहले भी ये पाबंदी थी कंपनीज को कि वो कोई ऐसा खर्चा क्लेम नहीं कर सकती जिसमें क्रॉस चेक से पेमेंट ना हुई हो। अच्छा। अब जो मुझे समझ में आ रही है वो बात वो ये कि ये सिर्फ उन टैक्स ऑफिसर्स की आसानी के लिए ये अमेंडमेंट लाई गई है। अब डिजिटल पेमेंट के लिए आपको दोनों साइड के अकाउंट पता होने जरूरी है, तो इसका मतलब है पूरा पाकिस्तान जो है वो अकाउंट खोल के बैठेगा, तमाम कारोबार अकाउंट्स के ऊपर होगा। ये कितना बड़ा चेंज होगा, क्या आप समझ रहे हैं इसकी मुश्किलात को? जी बिल्कुल। मैं एक पहले तो करेक्शन कर दूं जो फरज साहब कह रहे थे फॉर द पब्लिक कंजम्पशन के, ये एक्चुअली जो क्रॉस चेक और पे ऑर्डर्स जो हैं वो एक लीगल टेंडर के तौर पे तो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मगर फॉर टैक्स लॉ पर्पसेस ये टेंडर्स जो है वो टेक्निकली फॉर कंपनी वो बेसिकली वो टेक्निकली अलाउबल टेंडर नहीं रहे, फॉर द रीजन कि अगर वो आज कंपनी कोई क्रॉस चेक के थ्रू भी पेमेंट करेगी तो उस क्रॉस चेक की पेमेंट जो है उससे रेलेवेंट खर्चा अलाउ नहीं होगा। पे ऑर्डर और ड्राफ्ट भी अब खत्म हो गए हैं टेक्निकली, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेप्ट फॉर कि जो डिजिटल मीन्स के थ्रू जो है वो पेमेंट्स होंगी, दोज विल ओनली बी एक्सेप्टेबल फॉर टैक्स पर्पसेस। ऑल्दो वो उसकी लीगल टेंडर, उसकी लीगल हैसियत बरकरार है कि चेक्स हो या पे ऑर्डर हो, बट उस आपको टैक्स के अंदर खर्चा वो सिर्फ मिलेगा जो आप डिजिटल मीन्स के थ्रू पे करेंगे। अगर आपने क्रॉस चेक, पे ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी अगर पे किया वो आपको अलाउबल नहीं होगा। दैट इज अ चेंज व्हिच वी आर डिस्कसिंग। चलें फरहत अली साहब, आप भी तैयार रहे इतने बड़े चेंज के लिए जो आप बात कर रहे थे, चेक और आसिफ साहब ये जानना चाहूंगा, ये भी कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स लॉ के अंदर अभी तक यही डिफाइन नहीं है कि डेफिनेशन क्या होगी डिजिटल पेमेंट की, ये मोड क्या होगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इन्होंने कोई डेफिनेशन नहीं दी है, और जो डिजिटल मीन्स का लफ्ज इस्तेमाल किया है जिसका एक प्लेन अंडरस्टैंडिंग यही बनती है कि कोई भी प्रोसेस ऑफ पेमेंट जो कि विदाउट पेपर हो, यानी पेपरलेस प्रोसेस ऑफ पेमेंट जो है दैट हैज बीन टेक्निकली बीन अलाउड नाउ। तो अब इसके लिए जो तैयारी है, जो हमारे जो बड़े क्लाइंट्स हैं दोज आर ऑलरेडी टेक्निकली, उनको शायद इतना प्रॉब्लम ना आए, बट जो छोटी कंपनियां हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या वो कंपनीज जिनको डीलिंग अपने सप्लायर्स के साथ इस बेसिस पे है कि वो क्रेडिट पे माल देती है, वहां ये डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आएगा कि पहले वो ये चेक्स के थ्रू जो है वो पेमेंट्स करती थी। उसका मकसद यही था कि टेक्निकली एक सप्लायर्स क्रेडिट आपको मिल जाता था और उसमें एक सिक्योरिटी होती थी
कि भाई मैंने आपका माल ले लिया है, ये 15 दिन के बाद का चेक है और ये माल बिक जाएगा, आप मेरा चेक इन कैश करा लीजिएगा। आप टेक्निकली नाउ यू हैव टू पे अपफ्रंट, तो दैट विल क्रिएट डेफिनेटली chaos in the market when it will be implemented. एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो कंपनीज के अंदर एक्सपेंडिचर साइड का नहीं है, जो प्रॉब्लम है एक्चुअली वो है कंपनीज के अंदर सेल साइड का। और सेल साइड का जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जब आपकी सेल्स होती है टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड टू द होलसेलर्स, तो वहां से जो चेक आते हैं वो बाय एंड लार्ज चेक उनके अपने नहीं होते, वो बाजार के चेक्स होते हैं, घूम रहे होते हैं तो जो एक्चुअल जी। और एक्चुअली जो एफबीआर का टारगेट है और वो गवर्नमेंट का टारगेट है वो यही है कि जो होलसेल और रिटेल सेक्टर है वहां पे बेसिकली जो डॉक्यूमेंटेशन की कमी है वहां पे ट्रेस किया जाए कि कौन माल बेच रहा है और कौन माल खरीद रहा है। तो इसका मतलब है वो अब कंपनीज के कंधों पे बंदूक रख के और फिर पकड़ा जाएगा, टैप किया जाएगा उन अनआइडेंटिफाइड बायर्स को। मुझे ये लगता है कि ये अगले स्टेप की तैयारी है। ये एक जो असल स्टेप होगा वो यही होगा कि आगे ये जब इसको रोल आउट किया जाएगा अब कंपनी से आगे, यानी सोल प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल्स के ऊपर जो बिजनेस कर रहे हैं वो असल गेम चेंजर हो सकता है। वहां आपको इनको ये जब ये आएगा तो डेफिनेटली ये एक ट्रांजिशन देना पड़ेगा इनको। और दूसरा ये कि ऑलरेडी आज कानून के अंदर बहुत सारे ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जैसे सेल्स टैक्स में आज भी कानून है कि कोई भी कंपनी या कोई भी टैक्स पेयर इनपुट टैक्स 50,000 से ऊपर क्लेम कर ही नहीं सकता जब तक वो आप जो है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट ना करें और डिक्लेयर्ड बिजनेस अकाउंट से पेमेंट ना करें। तो ये ऑलरेडी इसके अलावा बहुत सारे इनकम टैक्स पे और सेल्स टैक्स पे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से डील करेंगे तो आपको खर्चा जो है या इनपुट टैक्स ऑलरेडी आपको डिसरा हो जाएगा। इसके अलावा आपने अनरजिस्टर्ड लोगों के सिर्फ भी देने हैं। तो एक्चुअली ये बहुत सारे ऑलरेडी कवानीन मौजूद हैं जो कि एफबीआर की टैक्स मशीनरी को सपोर्ट फराहम करते हैं कि वो उन लोगों के पीछे जाएं जो आज टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली ये मजीद जो अमेंडमेंट जो है वो मजीद ऑलरेडी एक कंप्लायंट डॉक्यूमेंटेड सेक्टर को एक थोड़ा सा परेशानी में लाएगी। तो मौजूदा हालात में आप नहीं समझ रहे कि ये इम्प्लीमेंटेबल है, मजीद इसमें जो है वो ग्रेस पीरियड दिया जाएगा तो होगा क्या, मतलब कोई वे आउट क्या है इसका? जी आई थिंक ये वे आउट मेरे हिसाब से इनको 40 डेज में शायद, मेरा नहीं ख्याल कि ये कर पाएंगे। और जो सुनने में आ रहा है कि शायद एक मतलब जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के अंदर मजीद शायद तरमीम के बारे में कोई डिस्कशंस हो रही हैं कि क्या प्रैक्टिकल मुश्किलात आ रही है। मेरी नजर में डिजिटल मीन्स को जो एक्सक्लूसिविटी दी गई है ना उसको सिर्फ इस तरह करें जिस तरह सेल्स टैक्स पे भी लेके आए कि जो डिजिटल मीन्स अडॉप्ट करेगा उसको एक आप एडिशनल बेनिफिट दे दें, बट एट द सेम टाइम आप कन्वेंशनल जो मोड्स ऑफ पेमेंट है उसको आप अलाउ रखें। ये नहीं कर सकते कि आप कहें कि ये ऑल टुगेदर ये जो है वो डिसअलाउ हो जाए। आप पैरेलल चलाएं, यहाँ पे उनको इंसेंटिवाइज करें, उनको तरगीब दें कि ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल मोड की तरफ आएं और पैरेलल आपका जो है वो चलता रहे। क्योंकि वेस्ट में भी इस तरह की चीजें, अभी भी बहुत सी चीजें वहां पे जो है वो पेपर वर्क में भी होती है, मैनुअल इसमें भी जाती हैं। जी बिल्कुल, सेल्स इन्होंने किया है कि रिटेल आउटलेट्स को कहा है कि अगर वो डिजिटल मीन्स के थ्रू पेमेंट्स करेंगे या रिसीव करेंगे तो उनको 17 की जगह 16% लगेगा। इसके अलावा बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत सारी जो कि आगे एफबीआर नोटिफाई करेगा उसमें 17 की जगह 16.9% हो जाएगा। मगर ये नहीं किया कि बाकी सब चीजें जो है वो आप मना कर दें। यहाँ तो ये है कि जिस तरह से अमेंडमेंट लाई गई है इसकी बेसिस पे तो बाकी सब चीजें आपने पूरी 100% डिसअलाउ कर दी। जी, तो टैक्स एक्सपर्ट और इंडस्ट्रीज का क्या कहना है, कितना प्रॉब्लम आगे चल के हो सकता है ये आपने देखा। अब आगे चलेंगे और चेयरमैन एफबीआर, फॉर्मर चेयरमैन एफबीआर इसरार रऊफ साहब जो है उनसे बड़ी हमने खुल के डिटेल में इन तमाम चीजों के ऊपर बात की, वो भी शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब देखते हैं कि फॉर्मर चेयरमैन एफबीआर इसरार रऊफ का इस पूरे टैक्सेशन के हवाले से, इस निजाम के हवाले से क्या कहना है। बात यह है कि किसी मुल्क की इकोनॉमी को चलाने के लिए उसको जितना भी आप लिबरलाइज करेंगे उतना ही वो फ्लरिश होगा, और जो टैक्स है वो उसकी बाय प्रोडक्ट है। अगर आप इकोनॉमी को और कारोबार को चलने से रोकने की कोशिश करेंगे
तो आपकी इकोनॉमी भी डाउन होगी और आपके टैक्स रेवेन्यूज भी कम होंगे। अब आपका इशारा जो डिजिटल मोड में पेमेंट करने की तरफ है वो एक अच्छा कदम है, लेकिन वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के लिए मुश्किल का बायस हो सकता है और हो रहा है। देखें, ये जो अमेंडमेंट अब वो लेके आए हैं उसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो था उसी के साथ आप नॉन फाइलर्स कह लें या दूसरी ग्रे इकोनॉमी काम कर रही होती है और इससे और ये सब मुल्कों में होता है, पाकिस्तान इसमें कोई एक एक्सेप्शन नहीं है। तो एक तो जब आपने कंपनीज के लिए कर दिया कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को क्लेम कर सकते हैं अगर वो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हों, तो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी और वो चल रहा था। मतलब उसमें तो सर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, हम माली शमूलियत की बात करते हैं वाया बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, तो उसमें पोस्ट डेटेड चेक्स भी हैं, उसमें आपके बैंक ड्राफ्ट भी हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो तो मामला वहां पर हल हो जाना चाहिए था। जी, लेकिन हुआ ये कि हमारे जो नॉन फाइलर्स और जो ग्रे इकोनॉमी के लोग थे उन्होंने ये पे ऑर्डर्स और क्रॉस चेक्स को बजाय ये कि वो एक ट्रांजैक्शन करने के बाद अपने अकाउंट में जमा कराते, उन्होंने इसकी सर्कुलेशन शुरू कर दी, जिस पे गवर्नमेंट को फिर ये एक्शन लेना पड़ा कि नहीं, अब आपकी पेमेंट आपके इंस्ट्रूमेंट से आपके बैंकिंग जो डिक्लेयर्ड अकाउंट है उससे उसके डिक्लेयर्ड अकाउंट में भेजें। अब हमारा आप देखें कि हमारी कैश इकोनॉमी भी है और हमारे पास अभी तालीम इतनी नहीं है, बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी बैंक्स में वो उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर बैंकिंग में एक हमारा बहुत बड़ा तबका है जो कि रिलीजियस है और वो सूद का कारोबार चूंकि नहीं करना चाहता, इसलिए वो बिल्कुल बैंक्स की तरफ जाते ही नहीं है। तो इन चीजों को टैकल करने के लिए आपने एक और कदम लगा के आपने अपनी इकोनॉमी को फिर स्लो करने की कोशिश की है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुई थी। नहीं तो इस सूरत-ए-हाल में काम कैसे आगे चलेगा? देखें, एक तो आप बात करें, दो चीजें मुझे समझ में आई। पहली चीज तो ये कि ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की, जब एक डिक्लेयर्ड अकाउंट से दूसरे डिक्लेयर्ड अकाउंट के अंदर पैसा जाना शर्त रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ अकाउंट्स जो है वो बैंक्स के पाकिस्तान में 23 करोड़ की पॉपुलेशन है। हाफ अगर आप कर लें कि जनाब उसमें कारोबार से मुंसलिक है और उससे भी हाफ आप कर लें तो 5-6 करोड़ अकाउंट्स पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होगा। क्या हमारे बैंकिंग सेक्टर जो है वो इतना बड़ा कैटर कर सकता है? नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान का जो एग्जिस्टिंग मॉड्यूल है हमारे सिस्टम का, वो क्रेडिट के ऊपर चलता है सर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो या कंज्यूमर हो, ये क्रेडिट के ऊपर चलता है, विच इज बैक्ड बाय पोस्ट डेटेड चेक्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप कैश की सेटलमेंट की बात करेंगे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो आपके यहां तो लिक्विडिटी क्रंच पैदा हो जाएगा फिर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपने सही निशानदेही की है। देखें, हम कदम उठा रहे हैं कि हम अपना टैक्स नेट जो है उसको इनलार्ज करना चाह रहे हैं। तो आपने जब एक अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट में ये चीजें ले आए कि अब नादरा भी आपकी पुश्त पे होगा और उसके पास जो भी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड आता है वो शेयर करेगा एफबीआर के साथ, और फिर एफबीआर एक जनरल ऑर्डर के तहत एक बंदे के जो एक्सपेंडिचर्स के बेसिस पे उसको एक टैक्स रिकवरी का नोटिस दे सकता है। तो फिर आपको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपके बिजनेसेस चल रहे हैं और वो भी कॉर्पोरेट साइड पे जो चल रहे हैं, उनको भी साथ ही इस तरह रोकने की कोई जरूरत नहीं है इस वक्त। आप एक वक्त में सिर्फ एक काम करना चाहिए आपको और उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। यानी अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, आप अपने इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो फोकस रहिए उसी के ऊपर और टैक्स को आप उसका बाय प्रोडक्ट समझिए। इस वक्त टैक्स रेवेन्यूज के आदाब को लेकर और ये सारी चीजें करना कहीं की भी अक्लमंदी नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2 सर, आगे बढ़ते हैं। मौजूदा सिस्टम के हवाले से अगर आपके मुल्क में रेशो 35 और 60 है, डायरेक्ट टैक्सेशन इज हार्डली 35% एंड इनडायरेक्ट जो है वो 65%। वेयर इज एफबीआर? एफबीआर की तो असेसमेंट ही डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर होनी चाहिए। इस मुल्क में जो जितना कमाता है वो उतना टैक्स पे करे, तो एफबीआर फिर कहां है? उसकी एफर्ट्स कहां है? ये तो आपने पूरे मुल्क को एक मुंशी बना दिया। देखें,
मसला यही है ना कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी अगर तो विल गवर्नमेंट की ये है कि उसने टैक्स नेट को इनलार्ज करना है और अपने रेवेन्यूज को बढ़ाना है या डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तो ये आपको वक्फों के साथ ये एक्सरसाइज करनी है। यही इन्होंने इस पीटीआई के गवर्नमेंट में शुरू में आके यही इन्होंने ब्लंडर्स किए कि इन्होंने अपना स्टेट बैंक का टैक्स रेट भी बढ़ा दिया, फिर बिजली भी बढ़ा दी, फिर गैस भी बढ़ा दी। तो इकोनॉमी तो आप जब उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो कैसे आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अब तीनों ऐसे, अब ये थर्ड अमेंडमेंट में आपने एक और काम कर लिया है कि जी वो जो प्रोफेशनल्स हैं उनके भी बिजली के साथ हम उनकी विदहोल्डिंग शुरू कर देंगे। अब डिस्कोस को क्या पता है कि किस घर में एक डॉक्टर बैठा है या डेंटिस्ट बैठा है। ये हाफ कुक जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो इकोनॉमी का गला दबाती है, उससे कोई आपको पर्पसफुल कोई आपका एंड जो है वो अचीव नहीं हो पाता। रेवेन्यू अगर सबसे बड़ा इस वक्त मसला है तो रेवेन्यू तो आप पैनामा के जो ऑफशोर कंपनीज थे उनके लोगों को पकड़ कर सकते हैं। पेंडोरा की कंपनीज के सारे आपके सामने आ गए, लेकिन हम मैक्सिमम क्या करते हैं, इन लोगों को फिर हम एमनेस्टी स्कीम दे देते हैं। मसला उससे भी हमारा हल नहीं होता, डॉक्यूमेंटेशन उससे भी हमारी नहीं होती। अब तक जितनी भी एमनेस्टीज आई हैं तो हमारी रॉन्ग एट वेरी बिगनिंग है सर। बिल्कुल सही है। अब ये काम आप करके, अब जैसे ये थर्ड अमेंडमेंट आई है, इसमें आपने एक तरफ तो आप जा रहे हैं रेवेन्यू को कि जी हम बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, फिर आपने चूंकि वेस्टेड इंटरेस्ट है दो बड़े सेक्टर्स में, आपने स्टील मेल्टर्स को फर्दर टैक्स से एग्जेम्पशन दे दी, आपने जो मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई उनको भी आपने एग्जेम्पशन दे दी। तो आप तो ये इस किस्म की हरकतें खुद क्रिएट करके आप इकोनॉमी का खुद सत्यानाश कर रहे हैं। ठीक, क्या इसका हल वैट मोड हो सकता है? वैल्यू देखिए हल, जी क्योंकि इमरान साहब हल इसका यही है कि आप जो बिजनेस पहले आप उसके लिए अच्छा माहौल क्रिएट करें, बिजनेस को फ्लरिश होने दें। नहीं, हुकूमत तो क्लेम करती है ना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ा कंड्यूसिव माहौल पैदा कर रहे हैं। ये तो हम थक गए ना सुन के कि जनाब हुकूमत इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और 3000 क्यों नहीं आ रहा है फिर, अगर इतना ही अच्छा है तो। अब उसका आप देख लेना कि इस वक्त फिर जो इसी साल जब आपने अपना पहले एक बजट पेश कर दिया, उसमें फिर सितंबर में आपको ये थर्ड अमेंडमेंट लाने की क्यों जरूरत महसूस हुई? हालांकि ये इस तरह तो किसी मुल्क में नहीं चलता। फिर आप हर 15 दिन के बाद आप पेट्रोलियम की प्राइस लेके बैठ जाते हैं। सारी दुनिया में, हर दुनिया के मुल्क में पेट्रोल इंपोर्ट होता है, लेकिन वहां पे इस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग तो प्राइसेस की नहीं होती है कि 10 दिन के बाद आप उसको चेंज कर दें। आपको अपना पूरे साल का एक बजट बनाना पड़ता है, उसके लिए एक प्लान देना पड़ता है और उस प्लान को फिर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अगर आप ये साथ साथ बीच में ये चीजें करते रहेंगे, अब आपने ये पावर जो है एफबीआर को वापस दे दी कि वो जिस सेक्टर को मर्जी चाहे आप वो उसको एग्जेम्प्ट कर दे, जिसकी मिसाल ये स्टील मेल्टर्स और ये मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आपके सामने 2% की, बाकी सेक्टर्स का फिर क्या कसूर है? Okay. उनको आप या तो आप अक्रॉस द बोर्ड सबको ये फैसिलिटी दें। बिल्कुल देखना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज और ये जो बात की जा रही है, कहा जा रहा है स्टेक होल्डर से मुशावरत करें क्रॉस द बोर्ड, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या फिर आपके होलसेलर रिटेलर वगैरह जो हैं, स्टेक होल्डर से आप इसको पार्लियामेंट में लेकर आते, वहां पे सियासी जमातें मौजूद हैं, उनके वोट बैंक हैं, और यही जाहिर है कि पीटीआई का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है इस मुल्क का ताजिर तबका था, वहां पे पार्लियामेंट के अंदर ये डिस्कस होना चाहिए। आप ऑर्डिनेंस की शक्ल में चीजें लेकर आते हैं, बल्कि अलमिया तो ये है कि इस मुल्क में इनकम टैक्स लॉ जो है वो ऑर्डिनेंस की शक्ल में है। वो उस वक्त तो जरूर आया था, मिलिट्री रेजीम उस वक्त थी, लेकिन ये है कि उसके बाद फिर ये बिल की देखें ऑर्डिनेंस भी जो है वो 4 महीने के लिए, अगर फिर पार्लियामेंट ने उसको 4 महीने के लिए नहीं दिया तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो इन ऑर्डिनेंसेस का फायदा नहीं होता कि आप टाइमली इससे कोई अचीव कर लें अनटिल अनलेस के ये बिल की सूरत में पार्लियामेंट से पास हो। अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं, ये जो 40 डेज का ग्रेस पीरियड कंपनीज को दिया हुआ है, 1 नवंबर से ये इफेक्टिव हो जाएगा? आपके मुल्क में क्या असर पड़ेगा अगर आप डिजिटाइज पेमेंट्स के ऊपर आप आ जाएं?
देखिए, आपने अगर इनकरेज करना है कि जी ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर आपका फ्लरिश करे, तो इस किस्म की अगर आप कदगंज लगाएंगे, अब कितने कंपनियों में कितना स्टाफ इतना होता है जो कि आजकल के दौर के ये डिजिटलाइज होने पे, और अभी तक आप इसमें एक बहुत बड़ा फियास्को ये है कि आपके अपने इनकम टैक्स एक्ट में अभी तक डिजिटल मोड की एक्सप्लेनेशन ही नहीं आपने डाली हुई कि डिजिटल मोड आप कहते किसको हैं। तो हाफ कुक्ड अमेंडमेंट्स करने का कोई पॉजिटिव नतीजा और सर दूसरा ये कि बाय वर्च्यू ऑफ डेफिनेशन जो बड़ी बड़ी सरकारी कॉरपोरेशंस हैं वो खुद जो है वो जुमरे में आती हैं कंपनीज के, इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है वो भी कंपनीज के जुमरे में आती हैं। तो क्या वो तैयार हैं डिजिटाइज मोड के लिए? उनके पास है ये कैपेसिटी? देखें, आपने ट्रांजैक्शन चले मेरी कंपनी अच्छी है, मेरे पास सब ये फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन जिसके साथ मैं ट्रांजैक्शन करना चाह रहा हूं वो हो सकता है इस चीज के लिए भी तैयार ना हो, तो फिर मेरी कंपनी तो बैठ गई ना जी। कि अगर अगले ने आपको कह दिया कि जनाब अगर मेरे से आपने स्टॉक लेना है या माल लेना है तो मुझे तो आप या कैश देंगे या चेक देंगे, तो मैं तो उसके अलावा आपसे काम नहीं कर सकता। तो फिर अल्टीमेटली तो आपने मुझे कर दिया जो कि मैं कानून की पाबंदी भी कर रहा था, मैं सब कुछ डिक्लेयर भी कर रहा था, मुझे आपने हाथ पे रखने पे मजबूर कर दिया है। ये वही ड्रामा है जो वो सीएनआईसी के ऊपर। तो आपने देखा कि हमारे पैनलिस्ट, हमारे एक्सपर्ट्स, इस मार्केट के लोग, स्टेक होल्डर्स इस पूरे ऑर्डिनेंस, इसके पेचीदा मसाइल के हवाले से क्या कहते हैं। आगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी स्टेक होल्डर्स की आरा आपके सामने लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।